morning students, welcome once again in Eklavya International online classes. Previous video lecture में बेटा अपन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बात करी थी, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी थी। आज जो अपन लेने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज फ्री फॉल। आज किसके बारे में बात करेंगे अपन? फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, फ्री फॉल होता क्या है बेसिकली। देखिए, जब आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि कोई भी थिंग जो होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है, किसी भी हाइट से जब ड्रॉप की जाती है अर्थ की तरफ, तो वो एक सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ आती है और टुवर्ड्स द अर्थ जो उसका मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसका वेलोसिटी सेम रहती है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो जो आपका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे फ्लो को या ऐसे ड्रॉपिंग को, ऐसे फॉल को फ्री फॉल कहा जाता है। यानी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट then such type of fall in the influence of gravity known as a free fall। इस free fall के अंदर आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्पीड के अंदर उसका क्या करता है, डिफरेंस देखा जाता है। पहले वो स्लो होता है, देन लास्ट में आते टाइम वो बहुत तेजी से नीचे आता है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन यहाँ पर किससे शो किया जाता है? ए से शो नहीं किया जाता, स्मॉल जी से शो किया जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो इस स्मॉल जी की जो यूनिट होगी नॉर्मल एक्सेलरेशन की जैसे ही होगी, जैसे कि ए की यूनिट अपन देते थे, ए की यूनिट होती थी मीटर सेकेंड -2, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो होगा कैपिटल स्मॉल जी, दैट विल बी आल्सो गिवन एज अ यूनिट एज अ एस स्क्वायर, वो भी कैसा नेगेटिव या पर सेकेंड स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ जब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो मोशन करता है, वो गिरता है नीचे की तरफ, फॉल होता है, तो सच टाइप ऑफ फॉल इज नोन एज अ फ्री फॉल। अब आपको पता है कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि F जो होता है मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो F इज टू अपन बोलते हैं ma, ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। आपने देखा था मोशन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने F इज टू ma फॉर्मूला जनरेट किया था। तो यहाँ पर अपन ने A को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस किया है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, यानी g से रिप्लेस किया है। तो आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू अपन लेते हैं ma, बट in the case of gravitational acceleration, क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? mg इसे डिनोट करेंगे। अब अगर आप प्रीवियस यूनिवर्सल लॉ पे चले, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने F का क्या फॉर्मूला जनरेट किया था? अपन ने F का फॉर्मूला जनरेट किया था F इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, जिसमें कैपिटल G को अपन ने क्या लिया था? एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया। तो आपके पास फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
according to universal law of gravitation, according to universal law of gravitation क्या लिख सकते हैं आप? F is equals to capital G capital M into small m divided by d square। देखिए ये भी F है और ये भी F है। अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना। ये F और F दोनों इक्वल ही तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे with the help of equation number first and second, with the help of equation first and second, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या लिखेंगे भाई? mg is equals to capital G capital M into small m divided by d square। ये आ गया आपके पास। आगे इससे आप क्या निकाल सकते हो? स्मॉल g की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों कर रहे हैं अपन इतना सब कुछ? तो मैं बता दूं कि ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर g की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है? इस m को उधर लेके जाना है। तो आपके पास आएगा कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, और ये जो m था वो मल्टीप्लाई में यहाँ था तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। m से m कैंसिल कर दीजिए। कैपिटल G आपके पास स्मॉल g आपके पास आ गया कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कैपिटल G और मास और डिस्टेंस के बेस पे। अब देखिए, अगर सोचिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है फ्री फॉल के अंदर, कि वो मान लीजिए कि सरफेस पे ऑलमोस्ट सरफेस पे आ गया है, अर्थ की सरफेस पे आ गया है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट और अर्थ की डिस्टेंस को अपन क्या मान सकते हैं? रेडियस मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह जो गिर रहा है वो यहाँ से गिरा, इस हाइट से गिरा, और वो नीचे आते आते मान लीजिए किसी हाइट से गिर रहा था वो, और वो नीचे आते आते कहाँ पर आ गया? अर्थ की सरफेस पे आ गया। हाइट से गिरा था बट यहाँ पर आ गया वो। तो अब जो ये डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट और अर्थ की सरफेस की, वो किसके इक्वल हो गई? इसकी रेडियस के इक्वल हो गई। तो क्या कह सकते हैं कि एट द सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप हो रहा है उसके लिए अगर एट द सरफेस उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया जाए? एक्सेलरेशन को, यानी इस स्मॉल g को आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाए, तो आप यहाँ पे d को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? विथ द रेडियस ऑफ अर्थ रिप्लेस कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ उसके ऊपर जो g अप्लाई होगा वो कितना होगा? वो होगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे किसका लिया जाएगा? अर्थ का लिया जाएगा, क्योंकि स्मॉल m ऑब्जेक्ट का होता है, वो जो कैंसिल हो चुका है पहले, वो स्मॉल m था, तो ऑब्जेक्ट का तो कैंसिल आउट हो ही गया। तो अब किसका बचता है? अर्थ का मास और कैपिटल G यानी यूनिवर्सल इक्वलिटी जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू, और अगर अर्थ के रेडियस की वैल्यू आपको पता है तो आप स्मॉल g की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आपको जनरेट होके मिला है, अगर एट द सरफेस, अगर आप क्या मान रहे हो? नियर द सरफेस या फिर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को मान रहे हो,
तो स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल g इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाय d, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, तो r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द g, स्मॉल g। तो आप सोच सकते हो कि जो ये स्मॉल g होता है ना वो अर्थ के हर एक पॉइंट पे क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। सेम क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि जो आप रेडियस मानते हो अर्थ की, r जो मानते हो वो अर्थ पे हर एक जगह सेम नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का जो शेप है वो बिल्कुल राउंड नहीं है। कैसा शेप मानते हैं अपन अर्थ का? ओवल शेप मानते हैं, है ना, ओवल शेप मानते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये r है वो डिफर होती है। कैसे होती है भाई? डिफर। तो आपको अगर पता हो तो जब पोल्स से अपन इक्वेटर्स की तरफ चलते हैं, पोल्स पे से अगर इक्वेटर्स की तरफ जाते हैं आप, तो आपकी r जो होती है वो क्या होती है, पोल के ऊपर आपकी r लेस है, छोटी है, इक्वेटर्स पे आपकी r क्या है, बड़ी है। पोल्स पे आपकी r छोटी होती है, जबकि इक्वेटर्स पे ओवल शेप में इक्वेटर्स आते हैं, यानी इक्वेटर्स आपके डिस्टेंस पे होते हैं, पोल्स के बीच की डिस्टेंस कम होती है, यानी r जो है वो पोल्स पे क्या है, कम है। तो ये क्या हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्थ का स्फीयर है, यानी जो उसकी शेप है वो परफेक्ट राउंड नहीं है। परफेक्ट राउंड नहीं होने की वजह से जो r का डिफरेंस आता है, उस r के डिफरेंस की वजह से g का डिफरेंस भी आता है, और g का डिफरेंस जो आता है उस g के डिफरेंस से आप क्या कह सकते हो, उस g के डिफरेंस से आपके थिंग्स के वेट में भी थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है कि जो थिंग आपके किसी भी पोल के ऊपर जितने वेट की होती है, तो इक्वेटर्स पे उसके वेट के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि W इज इक्वल टू अपन क्या मानते हैं, mg मानते हैं। m तो सब जगह सेम ही होता है, पर W जो होता है ना वो डिफर होता है। W इसलिए डिफर होता है क्योंकि उसमें g की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, और g की वैल्यू इंक्लूड हो जाने की वजह से W आपका डिफर हो जाता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि किस तरीके से डिफर होगा, जिस तरह से g डिफर होगा। g जो होता है वो पोल्स पे ज्यादा होता है, g की वैल्यू, क्योंकि रेडियस आपकी देखिए g किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी r पे भी तो डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। g जो है वो r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि r की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आपकी g की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक आपके फोर्स के लिए क्वेश्चन भी है, बैक क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस के अंदर से, जिसके अंदर आपको फोर्स के बारे में पूछा हुआ है कि अगर आप डिस्टेंस को या रेडियस को, दो ऑब्जेक्ट्स की रेडियस को अगर आप क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, यानी हाफ किया हुआ है आई थिंक, है ना। तो डिक्रीज कितना किया हुआ है, हाफ किया हुआ है, तो हाफ अगर कर देंगे तो बताइए फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा। तो ये वाला आप यूज करेंगे। अगर इसको हाफ करते हुआ तो यहाँ पर आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो जो 2 आएगा वो 4 हो जाएगा, 1/2 होते ही वो 4 हो जाएगा। तो f कितना हो गया, 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, 4f हो गया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाता ही वो 4f हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि अगर r डिक्रीज हो रही है, जो कि कहाँ पर हो रही है, पोल्स पे, तो r अगर डिक्रीज हो रही है पोल्स पे, तो g की वैल्यू पोल्स पे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। g की वैल्यू अगर पोल्स पे ज्यादा है तो w भी ज्यादा होगा, क्योंकि w होता क्या है, वेट इज इक्वल्स टू आपका होता क्या है, mg, f के बराबर ही तो मानते हैं, f इज इक्वल्स टू mg होता है, वैसे ही w इज इक्वल्स टू mg मानते हैं। तो वेट पोल्स पे ज्यादा होता है इक्वेटर्स की बजाय। किसी भी थिंग को आप दे करिए इक्वेटर्स पे सेम थिंग को और पोल्स पे, तो आप देखेंगे कि पोल्स पे उसका वेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको, ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ g की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होने की वजह से उसका वेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के रिगार्डिंग, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ आपका f जो होता है g
क्योंकि अपन एक्सेलरेशन को यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर रहे होते हैं, सो वी आर राइटिंग हियर एज अ mg। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपने ये इक्वेशन निकाली, स्मॉल g की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये इक्वेशन निकाली। अगर आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करते हुए आपके अर्थ की सरफेस के या तो नियर है या फिर अर्थ सरफेस पे अगर पहुंच चुका है तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं स्मॉल g की वैल्यू का, और उसके लिए आपको चाहिए तीनों चीजें। कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको? कैपिटल G की वैल्यू चाहिए जो कि एक कांस्टेंट है, और अर्थ का मास चाहिए, और साथ में अर्थ की रेडियस चाहिए। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए स्मॉल g इज इक्वल्स टू आपके पास होता है कैपिटल G इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, नॉट d स्क्वायर, r स्क्वायर। ये है कैपिटल G की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू थी ना 6.67 इनटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, ये तो आपकी G की वैल्यू है। इसके बाद M की वैल्यू देखिए 6 इनटू 10 टू पावर 24 kg, और R की वैल्यू है अर्थ की रेडियस की 6.4 इनटू 10 टू पावर 6। G की वैल्यू थी 6 यहाँ पे कितना लिया हुआ है 6.67 को 7 लिया हुआ है 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, फिर है कैपिटल M 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, और R दे रखी है 6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। ठीक है भाई, ये दे रखी है। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब करना क्या है, सिर्फ इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करना है। तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6.7 इनटू 10 टू पावर -11 इनटू 6 इनटू 10 टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 10 टू पावर माइनस नहीं है, प्लस नहीं है 6, बट ये किस में है? स्क्वायर में। ठीक है, तो g इज इक्वल्स टू आपके पास देखिए ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स तो ये कैंसिल हो जाना है। 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 10 टू 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 12। एक 6 से एक 6 तो कैंसिल कर दो, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये 12 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो गया, ये 10 बचेगा बस। तो आपके पास g इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दो मल्टीप्लिकेशन, तो g इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6 7 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 7 था यहाँ पे 6.67। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे आप, तो यहाँ g इज इक्वल टू 66 7 डिवाइडेड बाय 6। इसकी वैल्यू है 10 की समथिंग, 9.8 वैल्यू होती है इसकी। तो कट करके देखिएगा, ये 6 नहीं है वैल्यू, 6.4 है। मैं भी सोचू ये 66 टाइम जमा करो, ये 6.4 into 6.4 into इसको कट करिएगा, वैल्यू निकलेगी आपकी 6.7 into 10 डिवाइडेड बाय, इसको 6 से और मल्टीप्लाई करिएगा, और यहाँ नीचे रहेगा 6.4 into 6.4। इसको कट करके वैल्यू निकलेगी आपकी
9.8 वैल्यू निकलेगी और यूनिट आएगी मीटर सेकंड माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना g, ये वैल्यू आती है। बट न्यूमेरिकल्स में अपन इसको tan यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसे? tan की वैल्यू में यूज करते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स काफी दिए हुए हैं इसके अंदर, बैक क्वेश्चंस में भी दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं, तो निकालिए एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी स्मॉल जी की वैल्यू। इसके आगे देखिए एक टॉपिक और करवा देते हैं, क्योंकि भी तो है टाइम थोड़ा सा। देखिए मोशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जब आपका एक्सेलरेशन लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो फॉल हो रहा होता है उसके ऊपर, अगर आप एक्सेलरेशन को अप्लाई करते हैं तो जी जो होता है वो सबके लिए क्या कह सकते हैं कि सेम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है और मास पर डिपेंड करता नहीं है ये, क्योंकि इक्वल हो, यानी थिंग्स अगर छोटी हैं, बड़ी हैं या फिर हैवी हैं या हल्की हैं, होलो हैं, कैसे भी हो, लेकिन वो जब फ्री फॉल में आती है तो फ्री फॉल के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सबके लिए क्या लगता है? सेम लगता है। ये किसने बताया था? ये बताया था आपके गैलीलियो ने। कैसे बताया था? लीनिंग टावर जो है पीसा, लीनिंग टावर इटली में जो है, ठीक है, तो उससे थिंग्स को ड्रॉप करके उन्होंने ये बताया था कि जब भी किसी थिंग को उन्होंने लीनिंग टावर से डाला था, लीनिंग टावर पीसा से, तो उन्होंने देखा था कि जो थिंग्स होती है वो किसके अंदर? फ्री फॉल के अंदर एक साथ अर्थ के ऊपर पहुंचती है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है आपका, तो ये जो टॉपिक है आपका मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, या यूं कहते कि मास जो होता है या ये जो फॉलिंग होती है, फ्री फॉलिंग जो होती है वो मास को रिगार्ड नहीं करती है, इसलिए किसी भी थिंग्स हो सकती है, छोटी, बड़ी, होलो, हैवी, कैसे भी थिंग्स हों, उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा वो इक्वल होगा अट्रैक्शन फोर्स या जो एक्सेलरेशन जो दिया जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स जो दिया जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए इन्फ्लुएंस जो दिया जा रहा है वो इक्वल दिया जा रहा है। तो गैलीलियो ने बताया कि जब लीनिंग टावर से पीसा के लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में है, उससे जब किसी भी थिंग को मैं ड्रॉप करता हूँ तो उनके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला जो मास के रिगार्डिंग हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो थिंग्स होती है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है उसके बेस पे नीचे की ओर जाती है। लेकिन क्वेश्चन है इसके अंदर कि पेपर और अगर स्टोन को, आप खुद भी ड्रॉप करके देख सकते हो कि अगर पेपर और स्टोन को किसी भी हाइट पे से अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते टाइम आप देखते हैं कि स्टोन बहुत जल्दी नीचे चला जाता है जबकि पेपर फ्लॉट होते हुए जाता है। इसका रीजन क्या है? अगर ऐसा है कि मास पर डिपेंड नहीं करता या फिर उसकी होलो या फिर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, तो फिर ऐसा क्या है कि जो आपका पेपर है वो धीरे धीरे जा रहा है और आपका स्टोन जो है वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर चला जाता है। तो ऐसा क्या है, उसके पीछे फिर क्या रीज़न है? तो उसके पीछे अपन रीज़न बताते हैं कि जो एक तरीके से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आपको बताइए कि किसी भी थिंग को अगर एयर में भी फ्लोट करना है या एयर में भी अगर चलना है तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा एयर के पार्टिकल्स का जो कि एयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ड्यू टू द सरफेस, पेपर की जो सरफेस होती है वो बड़ी होती है और स्टोन की सरफेस जो होती है वो शार्प होती है, और इसलिए वो क्या होता है उस फ्रिक्शन फोर्स को इजीली क्या करता है, कट कर पाता है। जबकि जो आपका पेपर है वो सरफेस ज़्यादा होने की वजह से उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से वो क्या करता है, एक तरीके से फ्लोटेशन करता है, या यूँ कह दें कि वो धीरे धीरे उस फ्रिक्शन को काटता हुआ, उस अपोजिंग फोर्स को काटता हुआ फिर नीचे ड्रॉप होता है, धीरे धीरे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है उसके पीछे।
उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो थिंग्स हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स जो होता है वो सबके लिए इक्वल होता है ऐसा करके, तो मोशन की सारी इक्वेशंस जो हैं वो सारी की सारी अप्लाई होनी चाहिए किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सारी इक्वेशन जो भी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अभी तक करी है उनके अंदर जो एक्सेलरेशन अपन ने यूज किया है वो सबको उन सारी इक्वेशंस में उन सब में एक को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, विथ दी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो नाउ योर मोशन इक्वेशंस विल बी जस्ट लाइक फर्स्ट वन विल बी v इज इक्वल्स टू u प्लस at हुआ करती थी, अब आप ग्रेविटेशन के लिए उसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी अपनी, सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स आफ्टर द रिप्लेसिंग ऑफ a विद द हेल्प ऑफ g s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लास्ट वन जो थी वो क्या थी आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ इट बिकम्स after replacing of a with the help of g, v square is equals to u square plus 2gs। तो आपकी इक्वेशन ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस में आप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, v is equals to ud plus gt and second one s is equals to ud plus half g square and third one v square is equals to u square plus 2gs। ये लीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हो गया मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस, कि क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये होगा वो इन्फ्लुएंस कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स नाउ v is equals to ut plus gt, second equation now s is equals to ut plus half gt square and third equation now becomes v square is equals to u square is plus 2gs। तो ये आपकी तीन इक्वेशंस हो गई। बाकी सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस, g एक्सेलरेशन बताया ही आपको, बस ये थिंग्स है। t क्या है, टाइम। तो इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज है क्योंकि पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग दे रखी है कि मोशन जो होता है वो पॉजिटिव और एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। वो तो आपको पता ही है कि डायरेक्शन अगर सेम होती है तो पॉजिटिव लिया जाता है और डायरेक्शन अगर डिफर हो जाती है, अलग हो जाती है, अपोज करती है एक दूसरे को, तो फिर एक्सेलरेशन को कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो वो तो आपको पता ही है। मोशन को अगर अपोज करता है ना एक्सेलरेशन, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे फिर नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका चैप्टर बचा है सिर्फ मास और वेट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक वीडियो और बनेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ये है कि इसके एग्जाम्पल्स करिएगा बेटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पे हैं सारे। तो आई होप कि आप आ जाएंगे, नहीं आए तो फिर आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूँगी इसके लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।